आप एक कलेक्टर बनना चाहते हैं या फिर डीएम बनना चाहते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। देखिए, अगर आप डीएम बनना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डीसी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराने के बाद आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं और उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो सकती है डीएम के रूप में या फिर डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, ठीक है। तो ये होता है कलेक्टर बनने का प्रोसेस या फिर डीएम बनने का प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम में कितने स्टेप होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की यानी कि सीएसई की, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज में 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है हमारा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। स्टेप नंबर 2 होता है मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा और स्टेप नंबर 3 होता है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, ठीक है। तो ये 3 स्टेप होते हैं और 3 स्टेप आपको अच्छे तरीके से क्लियर करने होते हैं। सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करनी होती है। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तब आपको मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। अगर आप इसे भी क्लियर कर लेते हैं तब आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप ये तीनों स्टेप अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, तब आप फाइनली आईएएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी कौन दे सकता है यानी कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है इसे कौन कौन से कैंडिडेट दे सकते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ऐसे छात्र जो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, ऐसे छात्र जो अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष अथवा अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं, ठीक है। देखिए, वे कैंडिडेट्स या फिर वे स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, सपोज कीजिए आपने बीए कंप्लीट कर लिया है या फिर बीटेक कंप्लीट कर लिया, बीएससी कंप्लीट कर लिया या फिर बीसीए, ठीक है। आपने कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। या फिर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, बीएससी के फाइनल में हैं या फिर बीटेक के फाइनल में हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं उम्र सीमा की यानी कि एज लिमिट की। यूपीएससी देने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों हेतु यानी कि कैंडिडेट्स हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम 32 वर्ष है यानी कि 32 ईयर्स है, ठीक है। अटैम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर 6 अटैम्प्ट मिलते हैं यानी कि 6 बार आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कौन? जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स। एसटी एससी उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, ठीक है। तो एसटी एससी के जो कैंडिडेट्स हैं इनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है यानी कि आयु सीमा में छूट मिलती है, ठीक है। एसटी एससी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 37 वर्ष की आयु तक जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 3 वर्ष उम्र सीमा में छूट दी जाती है, ठीक है। जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की छूट मिलती है यानी कि 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है और ये मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 9 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने अटैम्प्ट और एज लिमिट की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या करें, क्या क्या तरीके अच्छे हो सकते हैं तैयारी में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी हाई लेवल का है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप इस परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत करने के साथ साथ ज़बरदस्त रणनीतियों के साथ में इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होगी, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप अच्छे तरीके से सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि जो जितना करंट में जितनी चीज़ें चल रही वो आपको बताई जाएंगी और जितना भी आपका सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा और भी जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको वहाँ पर मिलेंगी। पढ़ने का एक अच्छा माहौल मिल जाएगा जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, अच्छे तरीके से टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है, और सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप कराई जाएंगी। तो कोचिंग ज्वाइन करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। इंटरनेट आपकी पढ़ाई में काफ़ी योगदान दे सकता है अगर आप अच्छे तरीके से उसका यूज कर सकते हैं तो, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों ही होते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे करते हैं।
अगर आप इंटरनेट का अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, जिससे आप अच्छी सी आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, उनसे नॉलेज ले सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं वो पता कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इंटरनेट आपकी इस पढ़ाई में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, डिपेंड करता है आपके यूज़ पर। तो अच्छा यूज़ कीजिए, अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, जैसे कि देश विदेश में क्या चल रहा है, हमारे राज्य में क्या चल रहा है, और वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ये जो न्यूज़ है, जितना भी नॉलेज है, ये आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल सकता है। तो न्यूज़पेपर पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी न्यूज़पेपर आप पढ़ पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी प्रॉफिट आपको हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो तरीके हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन तरीक़ों को अपना सकते हैं। और मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है इस परीक्षा में, उन्होंने इन चीज़ों को ऐड किया है और सफलता को प्राप्त किया है। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं और भी तरीके अपना सकते हैं।